जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज से हम लुसेंट जीके का एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आप मेरे साथ पढ़िए। लुसेंट एक ऐसी किताब है जो इंडिया में लगभग सभी छात्रों के पास रहता है और इसको जितने बार पढ़ते हैं आप उतना नया चीज़ मिलता है। आज जिस दिन लुसेंट आपको पूरी तरह से तैयार हो गया तो इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव नेचर का, जैसे एसएससी या फिर रेलवे का या फिर एसएससी जीडी एमटीएस, जो भी इस तरह के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं तो आपके पकड़ में आ जाएगा। आप जीके से बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। तो जीके आप मेरे साथ पढ़िए एक एक करके, एक नए अंदाज में, और हम शुरू करते हैं इसको। तो एक एक करके देखें। आज का जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे हम। इसको पढ़िए और बार बार इसको पढ़ने से और सुनने से आपको याद हो जाएगा। तो आप इसको एक एक करके देखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले कहा जाता है जैसे रेडियो कार्बन C14 जैसी एक नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 24 सौ ईसा पूर्व से 17 सौ ईसा पूर्व मानी गई है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है, कालखंड है, कब सिंधु घाटी सभ्यता विकसित था, तो 24 सौ ईसा पूर्व से लेकर के 17 सौ ईसा पूर्व तक के बीच में ये सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड माना जाता है। इस समय सिंधु घाटी सभ्यता विकसित थी। इसका जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का ये है। यानी इसकी जो बस्तियां पाई गई है, इस सब को यदि एक लाइन से देखें तो त्रिभुज के आकार के शेप में ये बस्तियां जगह जगह विकसित थी उस समय 1700 ईसा पूर्व पहले तक। यानी इसका जो कालखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2400 से लेके 1700 ईसा पूर्व के बीच में। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किसने की? राय बहादुर दयाराम सैनी ने। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम सैनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। यानी इतिहास को जो हमने बांटा है, पुरापाषाण, नवपाषाण और आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जहाँ से हमें कुछ प्रमाण मिले हैं, ठोस प्रमाण मिले हैं, या फिर लिखित, या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं जिसके आधार पर उसका कालखंड हम वास्तविक रूप से ज्ञात कर सकते हैं, तो उसे हम आद्य इतिहास कहते हैं। जहाँ से लिखित विवरण हमें कुछ मिलता है तो इसे आद्य ऐतिहासिक कालखंड में रखा गया है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक कालखंड में पढ़ा जाता है। इस सभ्यता के निवासी द्रविड़ थे एवं ये भूमध्य सागरीय प्रांत के थे। भूमध्य सागर से आए हुए लोग यहाँ पर आकर बस गए थे। आगे देखते हैं। सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली बार जो खोज हुई थी, इसकी घोषणा की गई। उस समय जो सर्वेयर थे सर जॉन मार्शल, उन्होंने घोषणा की 1924 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दुनिया को जानकारी दी और कहा कि यह एक नगरीय सभ्यता है। यानी आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। ये क्वेश्चन फेमस है, पूछा जाता है और पूछा गया है। ये नगरीय सभ्यता थी। इसकी घोषणा 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा किया जाता है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दास्क नदी के किनारे सुतकोंगड्रे बलूचिस्तान में, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलिमगीरपुर मेरठ तक, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट, और मादा जो जम्मू कश्मीर में है, ये दक्षिणी मादा तक, अखनूर और मादा तक, और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट दायमाबाद यानी जिला अहमदनगर महाराष्ट्र तक। यानी सिंधु घाटी का जो विकसित क्षेत्र था ये चारों तरफ, पश्चिम में कहाँ तक? तो दास्क नदी के किनारे तक, जहाँ पर सुत कांगेडोर यानी बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। पूरब में हिंडन नदी के किनारे आलिमगीरपुर मतलब उत्तर प्रदेश तक, और उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के किनारे तक, जो अखनूर के निकट मांदा यानी जम्मू कश्मीर तक उत्तरी क्षेत्र फैला हुआ था उत्तर में, और दक्षिण में महाराष्ट्र अहमदनगर जिला तक फैला हुआ था। यानी ये जो साइट मिला दायमाबाद मतलब अहमदनगर महाराष्ट्र तक। संदैव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? अभी मैंने बताया
संदैव सभ्यता मतलब सिंधु घाटी नदी घाटी सभ्यता, या इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस सब को आप ध्यान रखें। जैसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, नगरीय और ग्रामीण दोनों सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं? तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। वैसे तो बस्तियाँ बहुत सारे थे साइट्स सिंधु घाटी सभ्यता के, लेकिन 6 बड़े शहर में माना जाता है। एक हो गया मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। ये 6 स्थल जो है वो बड़े नगर की संज्ञा इसको दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड में। नोट: धौलावीरा सिंधु घाटी में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, यानी धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट भारत में है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो पूछा जाएगा कि विश्व विरासत स्थल में सिंधु घाटी की कौन सी साइट है, कौन सा नगर है? तो याद रखेंगे धौलावीरा। ये 2021 में यूनेस्को ने इसे क्या किया है? अपने लिस्ट में शामिल किया है। आगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। देश के विभाजन के बाद 1947 के बाद ज़्यादातर क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का, और भारत में जो क्षेत्र बचा उसमें जो खुदाई हुई तो गुजरात में सर्वाधिक स्थल पाए गए सिंधु घाटी सभ्यता के समय का। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में, और राखीगढ़ी भारत में। ये घग्गर नदी के किनारे। याद रखेंगे, भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है सबसे बड़ा, वो राखीगढ़ी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो कौन सा है? राखीगढ़ी। वो किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे, जो हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। ये हिसार ज़िला हरियाणा का, वहीं पर राखीगढ़ी घग्गर नदी पर ये पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल माना जाता है। आगे, लोथल और सुतकोतदा। याद रखेंगे, लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। यानी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? एक तो लोथल और दूसरा सुतकोतदा। ये दोनों क्या थे? बंदरगाह थे। जुते हुए खेत और नक्काशदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जुता हुआ खेत पूछा जाता है। जुता हुआ खेत यानी खेती का प्रमाण यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि वो लोग हल बैल से खेती किया करते होंगे। तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः संदैव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से जो हमें एक स्नानागार मिला है, याद रखेंगे, स्नानागार यानी स्विमिंग पूल टाइप का, ये संदैव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जो मोहनजोदड़ो में मिला है। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड है जो 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। ये स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। पूछेगा, विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। एक बड़ी इमारत माना जाता है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड जो हमें प्राप्त हुआ है, यानी वो लोग वैदिक हवन यज्ञ करते होंगे, ये हमें लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे, अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से एक हमें पशुपतिनाथ की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। एक ऐसी मूर्ति जो पशुपतिनाथ का माना जाता है, इस पर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। तो पूछेगा, कांस्य की मूर्ति, एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखें। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति
मिली है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन है। हड़प्पा के जो मोहरे मिले हैं, उस समय के जो प्रचलन में मोहरे थे, पैसे थे, उस पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है, श्रृंगी पशु का चित्र मिला है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है। तो वहाँ पर आयताकार एक मोहर जिस पर एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चहुंदरों में मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल और चहुंदरों से। तो आपको ये पसंद आता हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं। आगे हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के लिपि भाव चित्रात्मक है। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्र लिखे जाते थे, लेख होता था, वो भाव चित्रात्मक होता था, यानी भाव को प्रदर्शित करने वाला लिपि चलता था उस समय। तो उस समय की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, यानी कोई चिन्ह बना देना, मछली बना देना, बैल बना देना, सांड बना देना, इस तरह के लिपि लिखे जाते थे उस समय। उसका कोई विशेष अर्थ रहता होगा। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। यह लिपि दाएं से बाईं लिखी जाती थी, दाईं से बाईं लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति फिर बाईं से दाईं लिखी जाती थी, यानी दाईं से बाईं लिखी जाती थी। लेकिन अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता तो फिर बाईं से, जैसे यहाँ से लिखना शुरू करते, फिर ये क्या करते, यहाँ पर जैसे ये अभिलेख ख़त्म हो गया तो फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना शुरू करते, ऐसे लिखते, फिर यहाँ पर ये लाइन ख़त्म हो गया तो यहाँ से फिर इसको लिखना शुरू करते। नोट: लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? सुमेर वालों को। सुमेरियन सभ्यता की देन है लेखन कला। सुनिश्चित प्रणाली यानी उचित प्रणाली के से विकसित करने का सुमेरियन की सभ्यता को जाता है। लेखन कला विकसित हुआ सुमेरियन की सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों का विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नगर और घर का जो स्ट्रक्चर था वो ग्रिड पद्धति पे अपनाया गया था। तो याद रखेंगे सिंधु सभ्यता के लोग नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाया करते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस तरह का पैटर्न था घर और सड़क बनाने का, नगर बसाने का? तो ग्रिड पद्धति अपनाया गया था। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े यानी पीछे की ओर दरवाजे खुलते थे घर के और खिड़कियों के। केवल लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख्य रूप से सड़क की ओर खुलते थे, यानी लोथल नगर में प्रमाण मिला है घर के दरवाजे आगे की ओर सड़क की ओर खुलता था। बाद बाकी और भी जो साइट मिले हैं उसमें घर के दरवाजे और खिड़कियाँ वो पिछवाड़े की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी। सिंधु सभ्यता में कौन सी फसल उगाई जाती थी? गेहूं और जौ प्रमुख था। इसका प्रमाण है गेहूं और जौ वो लोग उगाते थे सिंधु सभ्यता में, गेहूं और जौ। संदेशवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए किसका यूज करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। संदेशवासी मिठास के लिए शहद का, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखें। सिंधु घाटी के लोग शहद का इस्तेमाल करते थे मिठास के लिए। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य हमें बनमाली से मिला है। मिट्टी से बने हल हमें कहाँ मिला है? बनमाली। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने, ये भी पूछा जाता है, यानी चावल भी उगाते थे वो लोग। इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? रंगपुर और लोथल से। रंगपुर याद रखेंगे, रंगपुर और लोथल से हमें चावल के दाने मिले हैं। इससे यह बात प्रमाणित होता है कि वो लोग चावल भी उगाते थे। जौ और गेहूं के अलावा वो लोग चावल की भी खेती करते थे। इसका प्रमाण हमें रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुआ है। जिनसे धान की खेती का प्रमाण मिलता है, यानी धान उगाते थे वो लोग। चावल का प्रथम साक्ष्य हमें लोथल से ही प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। चावल का जो साक्ष्य है, चावल वो लोग उगाते थे, इसका जो प्रमाण हमें मिला है वो कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल और रंगपुर दोनों जगह उगाया जाता था, लेकिन जो प्रमाण हमें मिला है जो इस बात की पुष्टि करता है कि वो लोग चावल भी उगाते थे, तो ये लोथल से हमें प्राप्त हुआ है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि पसंद आए वीडियो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें।
आगे सुरकोद्दा, कालीबंगन एवं लोथल से संदैवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। यानी ये भी प्रमाण मिला है उस समय के लोग घोड़े भी पालते होंगे। इसका प्रमाण सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से उसके अस्थिपंजर मिले हैं, यानी घोड़े के कंकाल मिले हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है कि सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से हमें घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तो पूछा जाएगा घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से। तौल के लिए माप तौल के इकाइयों में संभवतः 16 के अनुपात में थी। 16 के अनुपात में माप तौल किया जाता था। जैसे अभी दशमिक प्रणाली चल रहा है तो उस समय 16 के अनुपात में, सिंधु घाटी सभ्यता में 16 के अनुपात में माप तौल की व्यवस्था थी। याद रखेंगे, ये पूछा जाएगा आपसे, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संदैव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। यातायात के लिए वो लोग बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। ये गाड़ी या तो 2 पहिए के होते थे या फिर 4 पहियों के। आगे है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द। मेसोपोटामिया के में एक अभिलेख मिला है जिस पर एक मेहुला शब्द है, जिसका प्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेहुला शब्द का अर्थ किस सभ्यता से है? सिंधु सभ्यता से। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। तो जो हड़प्पा संस्कृति की शासन व्यवस्था थी वणिक वर्ग यानी व्यापारी वर्गों के हाथ में था, ऐसा माना जा सकता है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो पिग्गट ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहाँ हम बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर देखें और ध्यान रखें। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी तो पिग्गट ने कहा। याद रखेंगे, पिग्गट। आगे कुछ आयातित वस्तुओं के नाम हैं और वो कहाँ से प्राप्त होते थे सिंधु वालों को, सिंधु नदी घाटी सभ्यता वालों को, तो ये भी ध्यान रखें, ये भी पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से मंगवाते थे? खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान प्रांत से। तो खेतरी राजस्थान में है, ये भारत में ही है, यहाँ पर तांबा का खादान है, यहीं से ये लोग तांबा का लाते थे और इसका यूज करते थे। चांदी अफ़गानिस्तान से और ईरान से। सोना कर्नाटका, अफ़गानिस्तान और ईरान से। टीन ये लोग कहाँ से मंगवाते थे? अफ़गानिस्तान से और ईरान से। गोमेद एक पत्थर होता है जो आभूषण बनाने के काम आते थे, उस समय लोग पहनते होंगे। तो गोमेद पत्थर सौराष्ट्र के इलाके से, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत से। लाजवर्त ये भी एक पत्थर है, ये मेसोपोटामिया से, यानी सिंधु सभ्यता वाले लोग मेसोपोटामिया के संपर्क में थे। शीशा वो ईरान से प्राप्त करते थे। तो इसको आप ज़रूर देख लें। तांबा खेतरी से, चांदी अफ़गानिस्तान से, VVI ये सब इम्पोर्टेंट, जिस पे हम VVI लिख रहे हैं ये सब पूछा हुआ है। गोमेद ये एक पत्थर हुआ करता है जो आभूषण बनाने के काम आते हैं। लाजवर्त मेसोपोटामिया से, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देखें। शीशा वो लोग ईरान से मंगाते थे। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे, धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे, वो लोग करते थे। धरती को उर्वरता की देवी मानकर वो लोग इस धरती की पूजा करते थे। वृक्ष की भी पूजा और शिव पूजा, वृक्ष पूजा और शिव पूजा का प्रचलन था। इसके अलावा लाजवर्त के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। वो लोग वृक्ष पूजा क्या करते थे? शिव पूजा, शंकर भगवान की पूजा, लाजवर्त पत्थर, ये सब उस समय प्रचलन में था सिंधु घाटी सभ्यता में। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। ये जो स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं घरों के आगे या फिर कोई भी शुभ काम में, तो ये हड़प्पा सभ्यता वालों की देन है। स्वास्तिक चिन्ह पूछेगा, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? ऑप्शन डाल सकता है यहाँ पर, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ख्वांग की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता। तो आप ऑप्शन लगाना, आप पढ़े हुए हैं, इसको जानते हैं। स्वास्तिक का जो चिन्ह है हड़प्पा सभ्यता की देन है, ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता वालों ने ही दी होगी। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है कि वो लोग सूर्य की पूजा करते हैं। स्वास्तिक चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगा सकते हैं।
सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, यानी कोई भी मंदिर नहीं मिला है, इसका कोई अवशेष नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। आगे, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, यानी मातृ देवी की पूजा करते थे वो लोग, तो ये ज़्यादा प्रचलन में था सिंधु घाटी सभ्यता में। पशुओं में कुंवर वाला सांड, याद रखेंगे, इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। पशु पूजा भी करते थे वो लोग, जिसमें कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था, विशेष महत्व रखता था। स्त्री मृद मूर्तियाँ, स्त्री की एक मूर्ति मिली है जो मिट्टी की मूर्ति है, मृद मूर्ति अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संदैव समाज मातृसत्तात्मक था। तो मातृसत्तात्मक समाज होने का प्रमाण हमें स्त्री की मृद मूर्तियाँ जो मिली है उससे हम अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्त्री को ज़्यादा महत्व देते थे, यानी मातृसत्तात्मक समाज हुआ करता था। आगे, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, वो लोग तलवार के बारे में नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन में एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था। कालीबंगन में एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था, याद रखेंगे। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का क्या अर्थ होता है? काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिले हैं। अग्नि पूजा का जो प्रमाण मिला है वो कालीबंगन से मिला है। और कालीबंगन मतलब काली चूड़ियाँ। यहाँ से हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा का प्रमाण मिला है। आगे है, संदैववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ये लोग सूती कपड़ा भी पहनते थे और ऊनी कपड़ा, इसका प्रमाण मिला है। मनोरंजन के लिए संदैववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर खेलना, पासा खेलना, ये सब उनके मनोरंजन के साधन थे। मनोरंजन के लिए क्या यूज करते थे वो लोग? मछली पकड़ते, शिकार करते, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते, चौपर खेलते, पासा खेलते, ये सब उनका मनोरंजन का साधन हुआ करता था। आगे है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। आगे है, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति संदैव सभ्यता में प्रचलित थी। ये दोनों, पर्दा प्रथा यानी घूंघट प्रथा और वेश्यावृत्ति संदैव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों ही प्रथाएं प्रचलित थी। सबको जलाया भी जाता था कुछ क्षेत्रों में, कुछ बस्तियों में, कुछ में गाड़ने की भी प्रथाएं प्रचलित थी। दोनों ही चलन में था सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा जो नगर था उसमें दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगन में युग्म समाधियाँ मिली है। संदैव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ये जो सभ्यता नष्ट हुई इसके कई कारण दिए जाते हैं, लेकिन जो सबसे प्रभावी कारण है वो क्या है? उस समय सिंधु नदी में बाढ़ आ जाने या सिंधु के जो सहायक नदी सब थे उसमें भयंकर बाढ़ आ जाने के कारण ये सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गया। आगे है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा किसे कहा जाता है ये भी इम्पोर्टेंट। तो आग में पकाई गई मिट्टी, बर्तन बना करके उसको आग में पका देते थे। तो ये एक तरह का बर्तन बनाने का उस समय टेराकोटा था प्रचलन में। तो टेराकोटा किसे कहा जाता है? आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। हड़प्पा स्थल से जो हमें इम्पोर्टेंट शहर मिले हैं, बस्तियां मिली है, वो कौन कौन सी नदी के किनारे हैं? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, याद रखेंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चहुंदरो सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, ये राजस्थान में है। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन का जो साइट है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये राजस्थान में। चहुंदरो सिंध प्रांत पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत या लड़काना ज़िला, याद रखें। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और साहिवाल ज़िला। आगे है,
कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे, याद रखेंगे। रंगपुर सिंधु नदी के किनारे, और रंगपुर सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, पंजाब का रोपड़ ज़िला। लोथल, ये याद रखेंगे, ये पूछा जाता है, लोथल भोगवा नदी के किनारे। और आलिमगिरपुर हिंडन नदी के किनारे। आगे है सुतकोगडरे दास्क नदी के किनारे, याद रखेंगे। सुत कांगेडोर किसके, दास्क नदी के किनारे। ये पाकिस्तान के मकरान प्रांत के समुद्र के तट पर स्थित है, यानी समुद्र के किनारे सुतकोगडे, ये पाकिस्तान में है। बनमाली रंगोई में, रंगोई नदी के किनारे। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। सुतका सादीकौर, याद रखेंगे, ये दक्षिणी बलूचिस्तान में है, यानी अफ़गानिस्तान से सटा हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताया। ये लूसेंट पर आधारित सारे क्वेश्चन, सारे लूसेंट के क्वेश्चन थे। तो आप लूसेंट को एक नए अंदाज में पढ़ेंगे और इसको बार बार देखेंगे, वीडियो को देखें, लोगों को बताएं। जब आप एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सुन लेते हैं, तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, दोस्तों को फैलाएं और कमेंट करके हमें बताएं कि आप हमसे और क्या चाहते हैं। तो हम उस तरह का वीडियो लेकर के आएंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।